प्लेन में बैठते ही कुणाल तो लैपटॉप में मूवी देखने में बिजी हो गया और नायरा अपने अतीत के गलियारों में खो गई, जहां उसकी सबसे अच्छी सहेली पूर्णिमा थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करती थी। दोनों स्कूल से कॉलेज तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहीं। स्कूल और कॉलेज में दोनों की दोस्ती एक मिसाल थी। पूर्णिमा हमेशा से ही एक कुशल छात्रा रही थी। साधारण से नैन नक्श होने के बावजूद उसके चेहरे और बोलचाल के तरीके में जो आकर्षण था, वो किसी को भी दीवाना बना देता था। और इस आकर्षण से मेरे भैया भी कहाँ बच पाए थे। वो भी मन ही मन में पूर्णिमा को चाहने लगे थे, परंतु इजहार नहीं कर पा रहे थे। जब मन की बात उन्होंने मेरे सामने रखी तो मैं खुशी से झूम उठी, क्योंकि मैं खुद भी पूर्णिमा को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। पर मैंने अपने भाई की मदद करने से मना कर दिया और कहा, आपको अपने प्यार का इजहार खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णिमा से इस तरह की बात करने का अंजाम मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। प्यार के खिलाफ और करियर पर ध्यान देने पर एक लंबा सा भाषण। कार्तिक ने अपने प्यार का इजहार खुद करने का फैसला किया और उसे कुछ दिन बाद ही मौका भी मिल गया, जब मैंने उससे जाकर कहा कि हमें और पूर्णिमा को कंप्यूटर में एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्णिमा को कंप्यूटर में ना तो इंटरेस्ट है, ना ही उसकी समझ में आता है। फिर क्या था, जब रविवार को कार्तिक की छुट्टी थी तो हम दोनों उसके पास आ गए और अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफ़ी समझाने के बाद भी जब पूर्णिमा ठीक से नहीं कर पा रही थी तो कार्तिक ने उसे डांट दिया। डांट से पूर्णिमा एकदम सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और सहमी हुई सी पूर्णिमा बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देखकर कार्तिक खुद पर काबू ही नहीं रख पाया और नायरा से बोला, मैं कंप्यूटर इंजीनियर और तेरी भाभी को तो कंप्यूटर का बेसिक भी सही से नहीं आता। इतना सुनते ही पूर्णिमा उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी और कार्तिक ने पूर्णिमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि तुम ही नायरा की भाभी बनोगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूर्णिमा बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो रुकी नहीं। फिर मैंने भाई से कहा, उसे मनाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो पहले उसके पापा को मनाओ। फिर क्या था, कार्तिक ने पहले अपने मम्मी पापा को मनाया, फिर शाम को पहुंच गए सब पूर्णिमा के घर पर उसके पापा से उसका हाथ मांगने। और यूं मुझे अपने कमरे में देखकर पूर्णिमा ने एक साथ कई सारे सवाल कर दिए। तू कब आई? सुबह तेरे भाई को क्या हुआ था? क्या तुझे पता था कि वो मुझसे इस तरह बात करने वाले हैं? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सांस तो ले ले, एक एक करके पूछ, तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। तभी पूर्णिमा की मम्मी अंदर आती हैं और पूर्णिमा से कहती हैं, जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आ जाओ। और नायरा को कहती हैं, आओ तुम थोड़ी देर मदद करो। पर माँ, आप इसे कहाँ ले जा रही हो? मुझे इससे बात करनी है। पूर्णिमा, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ, वहीं कर लेना, कहते हुए माँ और नायरा बाहर चली गईं। पूर्णिमा को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और माँ माँ करते हुए ऐसे ही बाहर आ गई। बाहर आते ही नायरा के परिवार वालों को देखकर पूर्णिमा एकदम से चौंक गई और अंदर लौट गई। बाहर से सबके हंसने और बोलने की आवाज़ आ रही थी, पर पूर्णिमा तो अंदर अंदर बहुत घबराई हुई थी। बहुत देर तक जब पूर्णिमा बाहर नहीं आई तो मैं खुद ही उसे लेने अंदर चली गई। जैसे ही मैं पूर्णिमा के कमरे में गई, पूर्णिमा ने मेरी बाजू कस के पकड़ लिया और कहा, बिना मेरे सवालों के जवाब दिए तू बाहर क्यों गई? मुझे जवाब चाहिए। मैंने कहा, बहुत देर हो गई है, अब जल्दी बाहर चल, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तेरे सवालों के जवाब भैया देंगे, कहते हुए मैं उसे बाहर ले आई। हल्के पीले रंग का सूट, कमर तक झूलती लंबी चोटी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। पूर्णिमा ने अंदर आते ही नायरा के मम्मी पापा को नमस्ते किया।
परंतु भाई की तरफ देखा तक नहीं। नायरा की मम्मी मनोरमा जी ने पूर्णिमा को अपने पास बैठा लिया, जहां पूर्णिमा ने अभी तक कार्तिक की तरफ देखा तक नहीं था और दूसरी तरफ कार्तिक की नज़रें पूर्णिमा से हट ही नहीं रही थी। तभी मनोरमा जी ने कहा, मुझे और नायरा के पापा को तो हमेशा से ही पूर्णिमा जैसी बहू चाहिए थी, और अब तो पूर्णिमा ही मेरे घर की बहू बनकर आ रही है। अपनी खुशी तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। आज दिन में जब खाने पर बुलाने के लिए मैं कार्तिक के कमरे में गई, तो देखा दोनों भाई बहन बहुत गंभीर होकर कोई बात कर रहे थे। पूछने पर नायरा ने कहा, मम्मी भाई को एक लड़की पसंद है और सोच रहा है आपको और पापा को कैसे बताएं। मैंने लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि वो तो पूर्णिमा है। पूर्णिमा का नाम सुनते ही मैंने एकदम हाँ कर दी। तब कार्तिक ने कहा, आपकी हाँ का क्या करूं, जब उसके मन में क्या है पता ही नहीं। तो बस आ गए हम पूर्णिमा के मन की बात जानने। अब जब आप सबने हाँ कर दी है, तो बस पूर्णिमा अपने मन की बात बता दे तो आगे बात बढ़ाई जाए। तभी नायरा ने कहा, आप सब तो तैयार हो, सभी की हाँ है, पर पूर्णिमा को उसके मन की बात भैया को ही बताने दो। इन दोनों को तो आपस में बात कर लेने दो। इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। तभी सबकी सहमति से दोनों को एक दूसरे कमरे में भेज दिया गया बात करने के लिए। थोड़ी देर तक तो दोनों चुप रहे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए भैया ने कहा, मैं तो न जाने कब से तुम्हारा दीवाना हूँ, खुद भी भूल चुका हूँ, और आज ये मेरे फेवरेट रंग का सूट पहनकर क्यों मुझे दीवाना कर रही हो। पूर्णिमा ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हम तो उनके दर पर उनसे अपने लिए जिंदगी मांगने, पर वो तो हमारे ही कत्ल का इरादा किए बैठे हैं, भैया ने कहा। तो पूर्णिमा एकदम बोली, अच्छा तो इंजीनियर साहब शायरी भी करते हैं, आपको देखकर बस ऐसे ही कुछ कह दिया। खैर वो छोड़िए, ये बताइए मिस पूर्णिमा, क्या आप मिसेस कार्तिक कपूर बनना चाहोगी। पूर्णिमा बिना कुछ बोले आंखों में जवाब देकर बाहर आ गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से जल्दी ही पूर्णिमा मेरे घर में मेरी भाभी बनकर आ गई। शादी की अगली सुबह पूर्णिमा अपने कमरे से बाहर आई, तब सब उसे देखते ही रह गए। सुर्ख लाल भरी हुई मांग, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी मुस्कान, लाल सूट और लाल ही चूड़ा पहने हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। पूर्णिमा, क्या भैया जिम से आ गए? मेरे ऐसा पूछते ही पूर्णिमा के कुछ भी कहने से पहले बुआ जी ने मुझे डांटते हुए कहा, माना पूर्णिमा तुम्हारी दोस्त है, लेकिन कार्तिक तुमसे 5 साल बड़ा है, इसीलिए आज से इसे भाभी कहना। बुआ जी ने कहा, बेटा अगर भाभी को शुरू से मान सम्मान और प्यार दोगे तो ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। बुआ जी की बात सुनते ही मैंने दोनों बाहें पूर्णिमा के गले में डालकर कहा, प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं, है ना भाभी जान। और हम दोनों हंसने लगे। तभी पूर्णिमा की नज़र सामने जिम से आते हुए भैया पर पड़ी और वो चुप हो गई। भैया ने पास आकर पूर्णिमा के कान में धीरे से कहा, ये प्यार और हक मुझे कम मिलेगा। इतना सुनते ही पूर्णिमा तो शर्मा गई और भैया अपने कमरे में चले गए। तभी बुआ जी बोली, सबके सामने कानों में बातें कर रहा है, जा बेटा अंदर जाकर आराम से बात कर ले। और सभी लोग हंसने लगे। दिन में मौका पाते ही पूर्णिमा को अकेला देखकर मैंने उससे कहा, सुबह जो भैया तेरे कान में कह रहे थे मैंने सब सुन लिया था। बता मेरे भाई को उसके हिस्से का प्यार और उसका अधिकार क्यों नहीं दिया। पूर्णिमा बोली, अभी एक ही दिन तो हुआ है मुझे इस घर में आए हुए, सब्र कर, उन्हें उनके सारे हक मिल जाएंगे। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह समय खुशी से बीत रहा था। तभी एक दिन भैया ने बताया कि उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र बेंगलुरु में हो गया। 10 दिन बाद ज्वाइनिंग है। मैं और पूर्णिमा एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे, तो भैया के कहने पर मैं भी उनके साथ बेंगलुरु आ गई।
और एमबीए में एडमिशन ले लिया। बेंगलुरु जाकर भैया ऑफिस जाते थे, पूर्णिमा भाभी घर संभालती थी और मैं कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज में मेरी मुलाकात कुणाल से हुई। जहाँ एक तरफ भैया और भाभी का प्यार था, वहीं दूसरी तरफ प्यार ने मुझे और कुणाल को अपने रंग में पूरी तरह रंग लिया था। जब पूर्णिमा को कुणाल के बारे में मैंने बताया तो उसने मुझे समझाया, दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। पर ये दिल कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। पूर्णिमा हमेशा मुझे समझाती, अपनी मर्यादा में रहना, अपने परिवार की इज्जत पर कोई आंच मत आने देना। लेकिन मुझ पर और कुणाल पर प्यार का ऐसा जादू चला कि कुछ पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे के दिल में रहते रहते शारीरिक संपर्क में आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुणाल का कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। उसने मुझे तो अपने परिवार से मिला दिया और आज वो अपनी माँ को लेकर मेरे घर आने वाला था। पर मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। मेरे घर आने से पहले ही कुणाल का एक्सीडेंट हो गया। जिंदगी को खुलकर जीने वाला, हमेशा जीत की चाह रखने वाला, आज मौत से हार गया और मैं तो जैसे पागल ही हो गई। मैं भी अपनी ज़िंदगी खत्म करके कुणाल के पास जाना चाहती थी, पर जिसके पास पूर्णिमा जैसी दोस्त हो, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। पूर्णिमा ने मुझे संभाल लिया। अभी तो मैं कुणाल की मौत के सदमे से पूरी तरह बाहर भी नहीं आई थी कि मुझ पर एक और गाज गिरी। कुणाल खुद ये दुनिया छोड़कर जा चुका था, पर उसके प्यार का रंग मेरी कोंख में था। मैं और पूर्णिमा दोनों डरे हुए थे कि अब क्या होगा, घर वाले तो हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी पूर्णिमा उठी, उसने मेरे और अपने आंसू पोंछे और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। पर मेरी किस्मत मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी। डॉक्टर ने गर्भपात करने से मना कर दिया। 12 हफ्ते से ज़्यादा का गर्भ गिराना संभव नहीं था। मैं और पूर्णिमा घर आ गए। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी भैया घर वापस आ गए और उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना है, 6 महीने के लिए, पर वो परिवार को साथ नहीं ले जा सकते। तभी पूर्णिमा ने कहा, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, दो खुशखबरी एक साथ आई हैं। 2 खुशखबरी क्या हैं? भैया ने चौंक कर पूछा। तो पूर्णिमा भाभी ने उनसे कहा, आपका प्रमोशन होने वाला है, आप पापा बनने वाले हैं। पूर्णिमा की बात सुनकर भैया ने उसे प्यार से गले लगा लिया। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर पूर्णिमा भाभी ने रोक दिया। पूर्णिमा भाभी के माँ बनने की खबर सुनकर भैया ने अमेरिका जाने से मना कर दिया, तो पूर्णिमा भाभी ने उनको जाने के लिए मना लिया। अगली सुबह जब भैया ऑफिस गए तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या था, तुम क्या करने वाली हो, मुझे भी तो बताओ। भाभी ने मुझसे कहा, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया और आगे जो भी सही लगेगा वही करूँगी। तुम बस मेरा साथ देना और जल्दी से तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाकर पूर्णिमा ने अपनी बातों से उनको मना ही लिया और हमारा साथ देने के लिए। शाम को जब भैया उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, गर्भ धारण करे, डिलीवरी 8 महीने से पहले नहीं होने वाली। फिर पूर्णिमा ने कार्तिक से कहा, नायरा के पेपर होते ही हम दोनों कानपुर मम्मी पापा के पास चले जाएंगे। भैया अमेरिका चले गए, अब बस घर में हम दोनों ही थे। मम्मी हमारे पास आना तो चाहती थी, लेकिन दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ पाई थी। भैया को गए 4 महीने हो गए थे। घर वालों ने भी हम पर आने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, पर कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें हम टाल रहे थे। अब लगने लगा था कि कोई बहाना काम नहीं आएगा। तो पूर्णिमा ने रोते हुए मम्मी को फ़ोन करके बताया कि आज वो बाथरूम में गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट लगी है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा है और यात्रा के लिए तो बिल्कुल मना किया है। मम्मी ने उसे वहाँ रहकर आराम करने की सलाह दी
और मुझे उसका ध्यान रखने की हिदायतें दी। किसी तरह 2 महीने और बीत गए। अब पूर्णिमा के पापा और मेरी दादी के स्वास्थ्य में सुधार था, इसीलिए दोनों मम्मी लोग बेंगलुरु आने वाली थी। उनके हिसाब से तो ये पूर्णिमा का 7वां महीना था और 7वें महीने उसकी गोद भराई होनी थी। भैया के आने में सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था। गोद भराई का कार्यक्रम भैया के आने के बाद का ही रखा गया। मैं बहुत डरी हुई थी कि अब क्या होगा। अब तो सब कुछ सबको सच पता चल जाएगा। पूर्णिमा ने मुझे हिम्मत बंधाई और मुझे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर से मेरी डिलीवरी आज ही करने को कहा। सारी तैयारियां हो गईं। मुझे एडमिट कर दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भाभी ने मुझे मम्मी को फ़ोन मिलाकर दिया और कहा कि मैं मम्मी को बोलूं कि डॉक्टर के पास जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया। भाभी की डिलीवरी अभी करनी पड़ेगी और मेरे पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर चढ़ेगा, इसीलिए आप लोग जल्दी आ जाओ। मैंने वैसा ही किया। 2 घंटे बाद हमारे पास एक प्यारी सी गुड़िया थी। पूर्णिमा ने डॉक्टर से कहकर मेरे पैर में प्लास्टर भी करवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे आराम की ज़रूरत है। पर वो मुझे नहीं, उसे मिलेगा, क्योंकि सबकी नज़र में माँ वो बनी है, मैं नहीं। हम लोग जल्दी से घर आ गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सच की घरवालों को भनक भी लगे। रात को हम अस्पताल से घर आए और अगले ही सुबह मेरे और पूर्णिमा के मम्मी पापा दादी को लेकर हमारे पास आ गए। सब गुड़िया को देखकर बहुत खुश थे। मेरी इतनी बड़ी गलती को छुपाकर पूर्णिमा भाभी ने मेरी बेटी को अपना लिया, साथ ही मुझे सबकी नज़रों में महान बना दिया। ये कहकर कि मैंने उनका बहुत ध्यान रखा, पर अपने साथ लापरवाही की, जिस वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। पर हकीकत में महान मैं नहीं, भाभी थी, जिसने मेरी नाजायज बेटी को अपनाकर उसे सबका प्यार दिलाया, साथ ही मुझे घर वालों और दुनिया की नज़रों से बचा लिया। बेटी को जन्म भले ही मैंने दिया, पर माँ वो बनी थी। आज मेरी भाभी ने मेरी बेटी को ही नहीं अपनाया था, मुझे भी सम्मान के साथ जीने का हक दिया था। आज से वो मेरी भाभी से भाभी माँ हो गई। अरे नायरा, कहाँ खोई हुई हो? प्लेन लैंड हो गया। कुणाल के उठाने पर नायरा वर्तमान में आई और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए। सामने पूर्णिमा और कार्तिक उनका इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर आते ही पूर्णिमा और नायरा एक दूसरे से कस के गले लग गईं और गाड़ी में बैठकर ढेर सारी बातें करने लगीं। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, क्योंकि आज रिया की मेहंदी की रस्म जो थी। नायरा और कुणाल को देखकर राज ने उन दोनों के पैर छुए और रिया ने कुणाल को नमस्ते किया, पर नायरा से बात नहीं की। तभी पूर्णिमा ने कहा, तेरी बेटी तुझसे नाराज है, जा मना ले। नायरा ने रिया का हाथ पकड़कर पास बैठाया और पूछा, मेरी बेटी मुझसे नाराज क्यों है? नाराज ना हूँ तो क्या करूँ? मेरी शादी में आप 1 दिन पहले आ रही हो, जबकि आपको तो कम से कम 1 महीना पहले आना चाहिए था। तभी नायरा बोली, तुझे तो पता है ना बेटा, तेरे भाइयों के पेपर और फूफा जी के काम की वजह से जल्दी नहीं आ पाई, पर अब तेरे साथ तेरे ससुराल चलूँगी, वहाँ रहूँगी 1 महीना। नायरा की बात सुनकर सब हंसने लगे और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज गया। मेहमानों की भीड़ और शादी की तैयारी के बीच पूर्णिमा और नायरा को अकेले में बात करने का समय ही नहीं मिल रहा था। रात को मेहंदी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट गया। जब सब सोने जाने लगे तो कुणाल ने पूर्णिमा भाभी से कहा, भाभी आप दोनों को आज भी सबके सोने के बाद रात भर जाग कर बात करनी होगी ना? पूर्णिमा बोली, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सहेलियां बैठकर रात भर बातें करेंगे। चल नायरा, तू कॉफ़ी बनाकर छत पर ले आ, तब तक मैं बिस्तर लगाती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे और कॉफ़ी पियेंगे। तब तक रिया एक ट्रे में 2 कॉफ़ी ले आई और पूर्णिमा को देते हुए कहा, ये लो माँ, आप दोनों की कॉफ़ी।
आप लोग जाइए और आराम से बातें करिए। वो दोनों कॉफ़ी लेकर ऊपर आ गईं। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है। नन्ही सी रिया मेरी गोदी में खेला करती थी और आज देख, बिना कहे भी सब समझ जाती है। कल तो शादी करके विदा हो जाएगी, कहते हुए पूर्णिमा की आंखें भर आईं। तभी नायरा ने कहा, तेरी बेटी बिल्कुल तेरी तरह समझदार है। नायरा, वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। मुझसे ज़्यादा वो तेरी बेटी है पूर्णिमा भाभी। हाँ, ये सच है कि वो मेरी बेटी है, पर एक सच ये भी है, नायरा, तूने उसे जन्म दिया और कल तू और कुणाल रिया का कन्यादान करेंगे। पूर्णिमा, तू पागल हो गई है क्या? नायरा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूँगी। जो बात तेरे और मेरे बीच की है वो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। पूर्णिमा भाभी, मुझे पता है तू सब संभाल लेगी। तूने पहले भी सब बहुत अच्छी तरह से संभाला है। याद है जब भैया वापस आए थे और उन्होंने नन्ही गुड़िया को पहली बार गोद में लिया और कहा था, पूर्णिमा, ये तुम्हारी और मेरे प्यार की निशानी है। पूर्णिमा और कार्तिक की रिया, और तुमने ही तो कहा था भैया से, अगर आपके और मेरे प्यार की निशानी इस दुनिया में है तो सिर्फ और सिर्फ नायरा की वजह से, वरना उस एक्सीडेंट के बाद तो मुझे लगा था कि मैं और हमारा बच्चा अब हम नहीं बचेंगे। अगर नायरा ने ये हिम्मत और समझदारी ना दिखाई होती और मुझे उस वक्त अस्पताल लेकर नहीं जाती तो न जाने क्या हो जाता। इसीलिए ये आपकी और मेरी नहीं, बल्कि आपकी, मेरी और नायरा की बेटी है। मतलब नायरा, पूर्णिमा और कार्तिक की रिया। तूने कितनी आसानी से एक के बाद एक झूठ बोलकर मुझे किसी की नज़रों में गिरने नहीं दिया था, साथ ही कितना महान बना दिया था मुझे सबकी नज़रों में। मुझे नाज है तुम पर, मेरी भाभी माँ। पूर्णिमा बोली, जिस झूठ से किसी का कुछ अच्छा होता है वो झूठ बुरा नहीं होता। और देख, मेरे इस झूठ से मुझे कितनी प्यारी बेटी मिल गई। नायरा, मैं तो 1 महीने की रिया को छोड़कर मम्मी पापा के साथ कानपुर आ गई थी। तुम दोनों ने रिया को संभाला, दादी के जाने के बाद से लेकर मेरी शादी कुणाल से करवाने और पापा के जाने के बाद माँ को संभालने तक तूने हर जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाई। रिया से जुड़े हर फैसले में मुझे शामिल किया, उसका पहला स्कूल चुनने से लेकर उसके लिए लड़का चुनने तक। अब बस भाभी, कन्यादान तुम और भैया ही करोगे। तभी भैया छत पर आते हैं और कहते हैं कि बाकी की बातें तुम दोनों कल कर लेना। नायरा भी थकी हुई और तुम्हें भी कल बहुत सारे काम करने हैं। नायरा बोली, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, अब हमें चलना चाहिए, कहकर हम तीनों नीचे आ गए। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा पूर्णिमा भाभी पहले से ही उठी हुई हैं और कामों में लगी हुई हैं। सारा दिन काम करती, मेहमानों का ख्याल रखती, शादी के सारे इंतजाम देखती, बारात के स्वागत से लेकर रिया के कन्यादान तक पूर्णिमा भाभी ने सभी कार्य बड़ी कुशलता से पूरे किए। लेकिन रिया की विदाई पर वो हिम्मत हार गईं और रोने लगी। आज अपने दोस्त की हिम्मत और निश्चल प्यार को देखकर मैं एक बार फिर उनके आगे नतमस्तक हो गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।